कल करेंगे, अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी जो नई ब्रांच चालू हो रही है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें टोटल चैप्टर जो होते हैं, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके बाद अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके पहले ग्रेविटेशन भी 11th का पेंडिंग है, वो भी यहीं पे पढ़ेंगे। और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद कैपेसिटेंस है, उसके बाद अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, उसके बाद है ईएमआई एंड एसी। तो ये 5 चैप्टर है लाइन से। तो 12th का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो यही ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सी ब्रांच? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसका जो है पहला पार्ट है यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक। 2 पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्टैटिक्स और दूसरा, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो यहां पर हम चार्ज के वो इफेक्ट पढ़ेंगे जो रेस्ट में होने से प्रोड्यूस होते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जो है, उसके बाद फिर हमारा ये वाली ब्रांच खत्म हो जाएगी। तो अब आगे के लिए अगले 2-3 महीनों के लिए ये मतलब चैप्टर नहीं, ये जो ब्रांच है, जैसे हीट वाला ब्रांच था, उसमें थर्मल एक्सपेंशन था, वो था हीट ट्रांसफर था, केटीजी था, थर्मोडायनेमिक्स था, कैलोरीमेट्री था कि नहीं था? तो वो वाला एक ब्रांच अलग ही हो गया ना, हीट वाला, टेम्परेचर वगैरह उसमें सब चीजें आती हैं, वो सब थर्मोडायनेमिक्स के लोग। ऐसे इसमें चार्ज से रिलेटेड सारी बात होने वाली है, क्योंकि ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से 2 वर्ड से मिलके बना है? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। बच्चों इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या बताता है? चार्ज को। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। तो यहां पर हम वो पढ़ने वाले हैं चार्ज के वो इफेक्ट्स जो रेस्ट में रहने से प्रोड्यूस होते हैं। देखो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो कुछ उसके इफेक्ट्स होते हैं, मोशन में होता है तब कुछ और एक्स्ट्रा होते हैं। वो रेस्ट वाले तो होते ही होते हैं, वो वाले भी होते हैं मोशन की वजह से अलग, वो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं। जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट, मैग्नेट तो बचपन में खूब खेला होगा सबने। तो वो मैग्नेटिक जो फील्ड, मैग्नेट का जो पावर होती है, मैग्नेटिक पावर, वो चार्ज की वजह से आती है, चार्ज के मोशन की वजह से। वो हम पढ़ेंगे कैसे आती है बाद में। अभी हम पढ़ेंगे आज चार्ज एट रेस्ट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज, हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज के रेस्ट में होने के क्या क्या इफेक्ट है वो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि व्हाट इज चार्ज। हम बोल तो रहे हैं चार्ज चार्ज चार्ज, बट व्हाट इज चार्ज? क्या है चार्ज? बताओ, कौन बताएगा चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वेरी गुड। और न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल हो गया तो फिर वो चार्ज थोड़ी हुआ। बताओ, इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन भी चार्ज होता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, मतलब हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं चार्ज की, है ना? हाँ, देखो चार्ज को प्रॉपर्टी ही होती है, उसकी डेफिनेशन नहीं होती, पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है फिजिक्स के अंदर जिनको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मास, मास को डिफाइन करो, मास को डिफाइन, ऐसा तो हमने कभी किया नहीं। लेंथ को डिफाइन करो, लेंथ की हेल्प से हम कुछ और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी ड्राइव कर सकते हैं। लेंथ तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। जैसे टाइम, टाइम को डिफाइन करो, नहीं हो पाएगा। होने में कई तरीके से हो भी जाएगा, मतलब एक डेफिनेशन नहीं है उसका, है ना? ऐसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, मेटेरियल की, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर।
इसको एग्जैक्ट डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमें कोई व्यक्ति है उसको डिफाइन नहीं करना हो तो हम जरूरी थोड़ी उसकी डेफिनेशन ना उसकी प्रॉपर्टी बता दें। जैसे मान लो कि हम बोलें कि यार मेरे दो दोस्त हैं, उनमें से एक है वो बहुत झूठ बोलता है ना, वो बेईमानी भी करता है, बहुत मक्कार है, तो दूसरा समझ जाएगा किसकी बात हो रही है। प्रॉपर्टी से समझ जाएगा ना। फिर एक बोलो एक दूसरा है बहुत ही एकदम, है ना, बहुत ही विनम्र है, डाउन टू अर्थ है है ना, अपने काम से काम रखता है, हाँ अच्छा उसकी बात हो रही है। वैसे ये सब बातें तो काल्पनिक लग रही होंगी क्यों? चलो, तो ऐसे ही चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ेंगे जिससे हम चार्ज को के बारे में जानकारी कर सके। तो लिख लें आप यहां पर, चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। Charge is fundamental property of matter due to which it produces due to which it produces due to which it produces and experiences due to which it produces and experiences electric and magnetic effects due to which it produces and experiences electric and magnetic effects. Electric and magnetic effects. It produces electric and magnetic effect. अब कौन कौन से इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं और कौन कौन से मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मोशन वाला तो अभी बाद में चैप्टर आएगा, मैग्नेटिक वाला। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे कौन से वाले इफेक्ट, रेस्ट। मोशन में होता है तब ऐसे मत सोचना कि सिर्फ वो मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही प्रोड्यूस करेगा। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो उसको बात करने से पहले हम कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात कर लें, ठीक है? अच्छा, चार्ज जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी की यूनिट भी तो कुछ होगी ना? क्या यूनिट होगी इसकी? कूलम होगी। क्या होगी ऐसा यूनिट? कूलम। कूलम ये व्यक्ति के नाम पर है ना, कूलम। और ये चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये जो चार्ज है ना ये होता क्या है? मतलब ठीक है फंडामेंटल है, बट है क्या मतलब ये? देखो, चार्ज जो वर्ड है ना, ये चार्ज वर्ड का मीनिंग क्या है? चार्ज वर्ड का मीनिंग, ये जो चार्ज वर्ड है ना, ये चार्ज वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड होता है कैरिको। ये चार्ज वर्ड बेंजामिन फ्रैंकलिन एक व्यक्ति थे, उनका दिया हुआ वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कैरिको। एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। इंग्लिश के मोस्ट ऑफ द वर्ड लैटिन वर्ड से ही आते हैं, तो ये एक लैटिन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है टू लोड। लोड 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 करना। जैसे जैसे टेम्पो में सामान लोड करना, किसी में कुछ लोड, लोड समझते हो ना? वो होता है इसका मतलब। अब वो चार्ज में क्या लोड कर दिया? देखो एक्चुअली हुआ क्या कि चार्ज जब सबसे पहले जब चार्ज की वो हुई थी, खोज हुई थी, तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने कुछ ऐसे, मतलब पहले बहुत लोग भी देखते थे ऐसे ऑब्जर्वेशन, हम भी देखते हैं कि जैसे कई बार अपन
बहुत रनिंग वनिंग कर रहे, भाग कर रहे हो, एकदम से मेटल को छू ले तो हमें कुछ करंट जैसा एहसास होता है? नहीं होता क्या? कभी ना कभी सबने किया होगा। अचानक से हम जो है कभी भागते दौड़ते आए और किसी मेटल को छू लें तो एकदम से क्या लगता है? हमें लगा इसमें करंट तो नहीं आ गया। फिर दोबारा बड़े डरते डरते ये छूते है कि नहीं, अच्छा नहीं है, वो तो एक बार ही था। किया ऐसा एक्सपीरियंस कभी? करंट का एक्सपीरियंस कभी किया होगा जरूर। कभी यहाँ टेबल वेबल पे मेटल की इस पे भी कभी ऐसे हाथ वाथ टच हो जाता है, कोहनी पे ज्यादा लगता है? तो एक्चुअली क्या है कि देखो, ये जो है चार्ज के बारे में ये जो लोडिंग है ये इसका मतलब बोला गया क्योंकि जब बॉडी चार्ज हो जाती है, जैसे देखो होता क्या है, अभी आज के टाइम तो हम जानते हैं हर बॉडी एटम से मिलकर बनती है, और एटम किससे मिलकर बनता है ना? न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस किससे बनता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बनता है? क्वार्क्स। क्वार्क्स एक्चुअली अभी तक क्या है, फ्री क्वार्क्स नहीं बनाए गए हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, या कहीं एग्जिस्टेंस में नहीं मिले हैं अभी तक फ्री अलग से। उसका कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है फ्री क्वार्क, अलग से कोई क्वार्क हो। तो अभी इसलिए हम उसको ज्यादा अभी वो नहीं देते तवज्जो। हम ये मानते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बस उसके आगे कुछ नहीं है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, प्रोटॉन वाला पार्टिकल चार्ज होता है ना। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। लेकिन ये तो आज की तारीख में हमें पता चला है कई सारे सालों के बाद। बट पहले जब स्टार्टिंग में जब वो देख रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए कि जब कुछ बॉडीज को रब करते हैं, जैसे कि सपोज वो उस समय उन्होंने कुछ रब किया, जैसे सिल्क को प्लास्टिक रोड के साथ रब किया, तो उन्होंने देखा कि हाँ गिलास रोड ले लो, गिलास रोड के साथ रब किया, ऐसे दो रोड को रब किया। उन्होंने देखा कि जब दो रोड को पास पास ला रहे हैं तो रिपेल कर रही है, और गिलास और सिल्क को पास ला रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रही है। ऐसे बहुत सारे उन्होंने देखे, जैसे फर और प्लास्टिक रोड को रब किया तो ये देखा कि प्लास्टिक और गिलास आपस में अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका मतलब उन्होंने देखा कि कुछ चीजें आपस में रिपेल कर रही हैं, कुछ चीजें आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं। और ये भी देखा कि उनको जब टच कर देते हैं तो फिर उसके बाद वो कुछ नहीं करती। क्यों? तो इसका मतलब उनमें कुछ ऐसी लोडिंग हो जा रही है कि रब करने से पता नहीं कुछ लोड हो गया। अब उस समय इतनी जानकारी थी नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैरिको से क्या चार्ज। खैर ये तो इसकी हिस्ट्री बताई, नाम कैसे पड़ा। ये रब वब करने के एक्सपेरिमेंट देखे अट्रैक्शन रिपल्शन वाले, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं ना। जैसे पेन है उसको रब करो, छोटे छोटे पार्टिकल के पास ले जाओ कागज के, देखो अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? हैं? हाँ, बालों में रब करके बालों में अच्छे से अट्रैक्ट होगा। छोटे छोटे टुकड़े रखो, देखो इस पे चिपक जाएंगे। अब ऐसे मत बोलना कि सर बालों से तेल लग गया कि उससे चिपक गए, है ना। रूखे बालों से भी हो जाएगा। कभी सूखे बालों में कंघी करते टाइम एक्सपीरियंस किया होगा, स्पार्किंग होती है, कभी कभी बाल चिपक जाते हैं। क्यों? क्या हो गया? तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स जो बताते हैं कि चार्ज कुछ होता है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो नंबर 1 लिखे, चार्ज इज टू टाइप्स। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स, ये सब तो हम जानते ही हैं, बचपन से ही जानते हैं बात तो। टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्यों? ये तो हम बचपन से जानते हैं ना, जब बोलना नहीं जानते थे तब से जानते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं? ठीक है ना, सेम चार्ज बॉडी क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्ज बॉडी, यहां पर ये बॉडी की बात है, ये
छोटी बॉडी की बात है, मतलब पॉइंट साइज है ना, बड़ी बॉडीज का तो बाद में पढ़ेंगे हम कूलम लो के बाद, है ना। छोटी छोटी दो बॉडी है अपोजिट चार्ज की, तो वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट। ठीक है बात, सिंपल सी बात है, ये तो हमको पता ही है सबको, क्यों। दूसरा सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, चार्ज, नेट चार्ज, ऐसे लिखो, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्वेशन। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। यहां पर ध्यान देना, आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड पर, इसका क्या मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, है क्या। अच्छा, जो सराउंडिंग से कुछ भी एक्सचेंज, मतलब जिसको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं हो, तो उसका नेट चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व। नेट चार्ज कंजर्व रहेगा, मतलब इसका क्या हुआ कि नेट चार्ज ना तो हम कोई नया उस सिस्टम में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना नेट चार्ज उसमें खत्म कर सकते हैं, मतलब चार्ज को ना तो हम उसमें ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना। भाई कंजर्व रहने का मतलब तो यही हुआ ना, जैसे कि इनिशियल चार्ज है किसी सिस्टम के अंदर टोटल, और कुछ उसमें रिएक्शन हुई, कुछ कुछ भी हुआ उसमें अंदर, कोई भी इवेंट हुई, कुछ भी कुछ भी हो गया, तो उसका जो फाइनल चार्ज होगा और इनिशियल चार्ज दोनों क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब हुआ कि चार्ज हम ना तो एक्स्ट्रा सिस्टम में क्रिएट कर पाए, और ना ही हम चार्ज उसमें क्या कर पाए, डिस्ट्रॉय कर पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, इट मीन्स नेट चार्ज, लिख लो, इट मीन्स नेट चार्ज neither can be created, neither can be created, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये। neither can be created nor can be destroy। नेट चार्ज वर्ड पे ध्यान देना, नेट चार्ज। अच्छा, कोई हमसे बोले क्या चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, यस। चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यस। नेट चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे ये अपन एक रिएक्शन पढ़ेंगे कि जैसे न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। न्यूट्रॉन किस में टूट जाता है, प्रोटॉन प्लस, न्यूट्रॉन कभी भी फ्री न्यूट्रॉन होता ना, तो वो 15 मिनट लगभग उसके अंदर टूट जाता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में अपने आप। तो नेट चार्ज यहां पर क्या था स्टार्टिंग में रिएक्शन से पहले, न्यूट्रॉन का 0, और फाइनल नेट चार्ज क्या है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का 0। तो नेट चार्ज पहले भी 0 था, बाद में भी। तो नेट चार्ज क्रिएट हुआ क्या, चार्ज तो क्रिएट हो गया, चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो गया। जैसे प्रोटॉन पहले नहीं था, प्रोटॉन क्रिएट हो गया, तो चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो सकता है। तो कोई हमसे बोले कि चार्ज क्रिएट हो सकता है, तो ऐसे मत सोचना कि नहीं हो सकता, हो सकता है। इसका रिवर्स रिएक्शन भी होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेते हैं, न्यूट्रॉन। तो चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया ना, प्रोटॉन का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन का भी खत्म हो गया, क्योंकि दोनों ने मिलके क्या बना लिया, न्यूट्रॉन बना लिया। समझ में आ गई बात। चलो, तो ये होता है चार्ज कंजर्वेशन। तो कुछ भी हो जाए, कभी भी चार्ज खत्म या ना, नेट चार्ज ना तो खत्म होगा ना प्रोड्यूस होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज क्रिएट नहीं होगा, चार्ज क्रिएट हो सकता है, चार्ज डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। सिंपल सी बात है ये तो। क्यों, क्यों भाई, क्या कहते हो। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन। लिखो थर्ड, चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड, चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड।
क्वांटाइजेशन का इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं कि चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज क्वांटाइज। आपको इसका क्या मतलब हो क्वांटाइज का? देखो इसका मतलब ये है, लिख लो, इट मींस पहले लिख लो फिर समझाते हैं। इट मींस चार्ज ऑफ एनी बॉडी इट मींस चार्ज ऑफ एनी बॉडी is always in the integer multiple of in the integer multiple of in the integer multiple of a smallest in the integer multiple of smallest possible value of charge. Charge of any body is in the integer multiple of charge of any body is integer multiple of smallest possible value of charge, called quanta of charge, called quanta of charge. Quanta, QUANTA क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि जो हमारा इंडियन मनी है, फिजिकल मनी, डिजिटल मनी नहीं, वो क्वांटाइज है। कैसे? क्योंकि उसका एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है 1 रुपीज। उससे छोटा रुपी होता है, 1 रुपीज से छोटा नहीं होता ना, 50 पैसे होता है, पुराने जमाने में होता था। अभी नए जमाने में होता है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिजिकल मनी क्या है? तो कोई भी रुपी किसी के पास होंगे, रुपीज, रुपए, तो 1 के मल्टीपल में होंगे। अब कोई बोलता है मेरे पास 2.5 रुपए है फिजिकल में, तो क्या ये बात सच है, गलत है? गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्मॉलेस्ट के इंटीजर मल्टीपल में होगा। 2.5 रुपए कैसे हो सकता है? अरे हाँ या ना? तो यानी मनी का एक स्मॉलेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करता है, उसी को कहेंगे क्वांटा ऑफ मनी। सो व्हाट इज क्वांटा ऑफ मनी? क्वांटा ऑफ इंडियन मनी, इंडियन फिजिकल मनी। डिजिटल में तो हो सकता है 50 पैसे भी हो सकता है, 0.5, 0.1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्यों? लेकिन ऐसे फिजिकल मनी में हो सकता है क्या? नहीं। तो इसी प्रकार चार्ज का भी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। अभी क्वार्क वाली बात अपन कर रहे थे, कई बच्चों ने पढ़ा होगा, वो अभी फ्री क्वार्क का भी हमें मिला नहीं है कुछ सबूत, इसलिए हम उसको अभी कंसिडर नहीं करते। हम बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों बराबर होते हैं। कितने होते हैं, कोई बताएगा? हाँ बिल्कुल सही। तो ये है बच्चों क्वांटा ऑफ चार्ज, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या कहते हैं? क्वांटा। सो व्हाट इज क्वांटा ऑफ चार्ज? ये होता है ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुला। तो किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा, चार्ज ऑफ एनी बॉडी, इसके मल्टीपल में होगा। चार्ज ऑफ एनी बॉडी विल बी इंटीजर मल्टीपल एन ई, जहां पर एन क्या है? इंटीजर। एन क्या है? इंटीजर। इंटीजर में तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है ना। एन की वैल्यू जैसे 1 2 3 माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, बट इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो किसी का भी चार्ज होगा ई के मल्टीपल में ही होगा। क्योंकि कोई भी बॉडी एटम से बनेगी। एटम किससे बनेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे मैं बोलूं किसी बॉडी के अंदर N1 प्रोटॉन है और N2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका नेट चार्ज क्या होगा? जैसे हमसे बोले छोटा सा क्वेश्चन कि एक बॉडी के पास N1 प्रोटॉन है एंड N2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस बॉडी का चार्ज बताओ क्यू? N1 प्रोटॉन का तो N1 ही, N2 इलेक्ट्रॉन का -N2 ही, प्रोटॉन का प्लस होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यही तो होगा नेट चार्ज। अरे हाँ या ना? बस। अब देखो चार्ज तो हर बॉडी में होता है। फिर कोई बॉडी न्यूट्रल क्यों होती है? जैसे मैं बोलूं ये पेन है, क्या ये न्यूट्रल है कि चार्ज है? लग तो न्यूट्रल ही रहा है। थोड़ा बहुत चार्ज हो, पता भी नहीं, 1 2 ई के बराबर, बहुत छोटा है ये ई। 1 कूलाम से भी कितना छोटा है ये? 10 की पावर -19।
इसलिए हम जनरली क्वांटाइजेशन को नेग्लेक्ट ही करते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा है कि हर कोई इसके मल्टीपल में हो सकता है। हर कोई वैल्यू इतनी छोटी है, बहुत ही इग्नोरेबल है ये, इसलिए जनरली क्वांटाइजेशन की बात की नहीं जाती। ये पहली और आखिरी बार है जब हम इसकी बात कर रहे हैं, आगे इसकी कहीं बात नहीं होगी पूरे 12th में। क्वेश्चन अलग से ही आ जाए इसी के ऊपर जोड़ दे करके, जैसे कोई बोले कि बताओ इज 1 कूलम चार्ज ऑन एनी बॉडी पॉसिबल, 1 कूलम चार्ज पॉसिबल। अच्छा, जैसे कोई बोले इज 1.5 ई चार्ज पॉसिबल, नहीं, क्योंकि वो ई का इंटीजर मल्टीपल नहीं है। जैसे बोला 1 कूलम, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये ई का इंटीजर मल्टीपल है क्या इंटीजर मल्टीपल? नहीं है। कितना इंटीजर में आ रहा है मल्टीपल? करके देखो, Q बराबर एन ई, Q की वैल्यू 1 कूलम, इंटीजर वैल्यू n की वैल्यू क्या इंटीजर आएगी क्या यहां से? हाँ, आएगी। इंटीजर आ गई, तो ये इंटीजर आ गया, इसका मतलब n इंटीजर आने का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज पॉसिबल है। यस, इट इज पॉसिबल। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर Q बराबर एन ई से n निकालो, अगर n इंटीजर आ गया तो वो चार्ज पॉसिबल है, अगर n इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया, तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर तो पॉसिबल है, यस। हाँ, तो अपन एक बात कर रहे थे क्या, कि ये बहुत छोटा है क्वांटा, इसलिए इसको जनरली नेग्लेक्ट किया जाता है, ठीक। बाकी चार्ज होता क्वांटाइज है। अगला प्रॉपर्टी लिखो। नेक्स्ट, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। इट मीन्स mass can exist without charge, but charge cannot exist without mass. It means mass can exist without charge, but charge cannot exist without mass. बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि चार्ज का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन पर मास होता है। इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। प्रोटॉन के पास मास होता है। न्यूट्रॉन के पास मास होता है, लेकिन चार्ज नहीं होता। मतलब मास तो एग्जिस्ट कर रहा है बिना चार्ज के, लेकिन चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है क्या बिना मास के? इसलिए हमने ऐसा बोला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखें। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कभी भी ऐसा नहीं है कि फ्रेम बदल गया तो चार्ज बदल गया। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट, चार्ज इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक स्पीड। चार्ज इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक स्पीड। नेक्स्ट लिखें, चार्ज इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक स्पीड। ये क्या होती है रिलेटिविस्टिक स्पीड? रिलेटिविस्टिक स्पीड वो होती है चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक स्पीड। रिलेटिविस्टिक स्पीड का मतलब होता है स्पीड
कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट, उसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड, जो लाइट की स्पीड के साथ कंपेरेबल की जा सके। अब जैसे छोटी मोटी स्पीड है, जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड है, वो भी बहुत कम है लाइट की तुलना में ना। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है ना, 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 3 लाख किलोमीटर हो गया ना। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है, उसके साथ कंपेरेबल हो, मतलब कम से कम 1 लाख किलोमीटर हो, 2 लाख किलोमीटर पर ऐसी। तो उस स्पीड पर क्या होता है कि मास, लेंथ, टाइम ये भी चेंज हो जाते हैं। एक सुनो, मतलब ऐसे नहीं सुनो, बता दो, टाइम डायलेशन होता है। हाई स्पीड पर टाइम क्या होता है, स्लो हो जाता है, मतलब टाइम की वैल्यू चेंज हो जाती है। टी बराबर टी नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। स्पीड जितनी ज्यादा होगी, ये फॉर्मूला आता है आइंस्टाइन की थ्योरी में, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है फॉर्मूला। वी बढ़ेगा तो ये वी बाई सी बढ़ेगा, तो ये कम होगा तो टी कम होगा। टी नॉट है टाइम जिस जो रेस्ट में हो, ऐसी मास भी होता है, एम इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नहीं, लिखना नहीं है। एम नोट होता है रेस्ट मास, ऐसे लेंथ कॉन्ट्रेक्शन होता है कि ज्यादा स्पीड पर लेंथ भी कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, टाइम भी स्लो हो जाता है। अगर रेस्ट में हो तब टी नोट टाइम लग रहा हो, तो मोशन में टी टाइम लगेगा, जो कि टी नोट से क्या होगा, कम होगा। ये सुना होगा ना, टाइम स्लो हो जाता है। अगर हम बहुत स्पीड से चलेंगे तो मान लिया टाइम स्लो हो जाएगा। ये सच में स्लो होता है, ऐसा नहीं है कि, मतलब टाइम स्लो होने का मतलब है कि हमारी एज भी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर एक वो आई थी कुछ समय पहले, एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर करके। अच्छा, पता है? अरे वाह। उसमें वो व्यक्ति होता है, वो अपनी बेटी को छोड़ के जाता है ना, वो आता है तो उसके लिए तो 1-2 घंटे होता है, और उसकी बेटी 5 साल की छोड़ के जाता है, आता तो 90 साल की हो जाती है। और वो 40 साल का ही रहता है। क्योंकि वो हाई स्पीड पे ट्रेवल करता है, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। तो ये सब चीजें होती है रिलेटिविस्टिक चीजें, खैर इनका भी यहाँ कोई यूज नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ, चार्ज में ऐसा नहीं है, चार्ज में उसका भी इफेक्ट नहीं होता है। चार्ज अगर क्यू है तो क्यू ही रहेगा, उसका स्पीड से भी कोई फर्क नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई सबको? अब लिखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, सम बेसिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चलो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आज का होमवर्क ये रहेगा कि जो हमारी ऑप्टिक्स की शीट है उसमें, अब देखो कंप्लीट तो करना ही है उसको, है ना। तो अगली क्लास में हम ओवन डिस्कस करेंगे, पहले बचा हुआ ओवन डिस्कस में थोड़े बच रहे हैं क्वेश्चन, लास्ट में किए थे हमने, लास्ट वाले कर लिए थे, वो लास्ट के थोड़े से बच रहे हैं बीच के, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के, क्यों। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जेई मेन एक्सरसाइज, कौन सी करेंगे, तो जितना कर सकते हो उतना कर लेना, ओवन और जेई मेन्स, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर O2 और जेई एडवांस भी करेंगे। तो पहले इसको कर लेना, ठीक है। और 1 मिनट रुको भाई।